हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम 12th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। और ये चैप्टर जो 5 है उसमें ही एक एक्सरसाइज है 5.8। तो बच्चों ये चैप्टर एज ए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से एक क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड में आता ही है। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यमान प्रमेय। ठीक है, आप देखिए मैंने अपने चैनल का नाम लिख रखा है ओम एजुकेशन पॉइंट मवखास। इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फिर से। चैप्टर का नाम है मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारे कोर्स में 12th में मीन वैल्यू थ्योरम 2 थ्योरम हैं। एक थ्योरम का नाम है रोले की प्रमेय और एक है लैंगराज की मध्यमान प्रमेय। तो हमें ये दोनों जो थ्योरम हैं इनको बहुत अच्छे मेथड से समझना है और इस तरीके से समझना है कि इन पर आधारित किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए उसे हम बहुत आराम से सॉल्व कर लें। तो हम एक एक करके आपको दोनों थ्योरम को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से इसके कुछ कंसेप्ट हैं वो क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद फिर ये थ्योरम आपको समझाऊँगा। तो बेटा पहला जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है, आपको सभी बच्चों को पता होना चाहिए इंटरवल। इंटरवल तो बेटा इंटरवल जो होते हैं, एक तो होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। तो अब देखिए जो क्लोज इंटरवल होता है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ओपन इंटरवल होता है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें ए और बी जो वैल्यू हैं इनके बीच की वैल्यू भी लेनी है और ए और बी भी सम्मिलित होते हैं। यानी कि इसमें जो x होता है वो ग्रेटर देन ए होता है। x की वैल्यू अगर इनके बीच में कोई x एक वैल्यू है तो वो x की वैल्यू a से बड़ी होगी या फिर a के बराबर भी हो सकती है और b से छोटी होगी या उसके बराबर भी हो सकती है। और इसका मतलब होता है कि अगर इनके बीच में कोई वैल्यू a है तो वो वैल्यू डेफिनेटली a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। अर्थात यहाँ a और b को सम्मिलित नहीं किया जाता है और इस वाले इंटरवल में a और b को भी सम्मिलित किया जाता है। अब ये तो हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरा हमें समझना पड़ेगा बच्चों कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है। यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन। अब अगर आप सतत फलन को देखिए, ऐसे ही इसके नाम से लग रहा है, जो फंक्शन इस तरीके का हो कि जिसका ग्राफ बनाते समय, ठीक है, जो पेंसिल की निप है वो एक बार जहाँ से आप स्टार्ट करें और जहाँ तक वो फंक्शन बने उसका ग्राफ लगातार बनता चला जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपने इसे यहाँ से स्टार्ट करा और आप यहाँ तक गए तो आपने देखा कि मैंने कहीं भी पेंसिल नहीं उठाई। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है जिनके ग्राफ लगातार बनते चले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा आप देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब हम इनके ग्राफ बनाते हैं तो इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से आते हैं। तो देखिए पहला फंक्शन आपका ऐसा गया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ,
उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो आपको बार बार पेंसिल उठानी पड़ रही है, तो आप ये कहेंगे कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस है। तो आप जान होंगे कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जिस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय पेंसिल की निप ना उठे तो उस फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, और जिसका ग्राफ बनाते समय अगर पेंसिल आपको उठानी पड़ रही है उसे कहते हैं हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हालांकि इसकी शर्त होती है कि इसमें एफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन आपस में बराबर हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर इनमें से दो कंडीशन भी बराबर हैं और तीसरी नहीं है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सभी क्वेश्चनों को ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब देखिए, अगर आपका कोई फंक्शन पॉलिनॉमियल की फॉर्म में है इस तरीके से, और आपको दिया जाता है कि भाई 1 और 3 पर आप चेक करिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है। तो जो फंक्शन बहुपदीय होते हैं वो दिए गए अंतराल पे, आप अगर उनको देखेंगे तो वो दिए गए अंतराल पे कंटिन्यूअस होते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब आप इसकी लिमिट निकाल लेंगे x बराबर 1 पर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। इसे यहाँ रखिए तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस h प्लस 5, ठीक है। अब आप इसमें h के प्लेस पर 0 रख दीजिए, होल स्क्वायर खोल के 0 रख दीजिए, चाहे डायरेक्ट 0 रख दीजिए। तो ये आ गया 1 माइनस 4, ये 0 हो गया, मैं 0 दिखा नहीं रहा, आप 0 हो गया, आप समझ जाइए, प्लस 5, ये 6 हो गए, 6 माइनस के 4 इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। अब ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो वो बिल्कुल 2 आएगी, बस आपको पता है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था, सॉरी, उस वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 0, यहाँ 0, अगेन 2 आएगी। तो आपके जो भी फंक्शन इस तरीके के होंगे उन्हें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो इंटरवल आपको दे रखा होगा कि उस इंटरवल पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। तो कंटिन्यूअस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण इसमें कॉन्सेप्ट आओगा, अवकलनीयता क्या होती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आओगा इसमें कॉन्सेप्ट अवकलनीयता। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो आपको रोलिज थ्योरम और लैग्रेंज की थ्योरम समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले ये कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है और आपने उसका ग्राफ बनाया है और ये फंक्शन है हमारा f(x) और उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है क्या इस फंक्शन पर, क्या इस पॉइंट पर इस फंक्शन का अवकलन हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ एक वैल्यू है a, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू है वो है fa। तो बेटा अवकलनीयता का मतलब होता है कि इस फंक्शन पर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा f'(a), और अगर इस फंक्शन पे इसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन का वो जानते हैं dy/dx या dA/dx, ठीक है। इसका अर्थ हो गया अवकलनीयता का कि इस फंक्शन पर इसका अवकलन हो सकता है, और अगर अवकलन हो सकता है तो इस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। अवकलनीयता का अर्थ होता है कि जैसे f(x) बराबर कोई फंक्शन है और एक ओपन इंटरवल है a, b, हम ये देखना चाह रहे हैं कि a, b पर क्या हमारा फलन जो है वो अवकलनीय है या नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि आपने अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाया और वो ग्राफ सपोज करिए कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ
ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, तो इनके बीच में कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे सी। अगर इस फंक्शन पर स्पर्श रेखा खिंचती है तो इसका अर्थ हुआ कि इस फंक्शन पर इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ये फंक्शन वास्तव में अवकलनीय है तो इसका अर्थ है कि सी बिंदु पर इसका अवकलन संभव है। तो जब हम इस तरीके के सवाल करते हैं जो रोलिस थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पोर्शन भी दिखाएंगे अवकलनीय का। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम को। देखिए बेटा, हमारे पास मध्यमान प्रमेय दो प्रमेय हैं, एक रोलिस थ्योरम और एक लैग्रेंज थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोलिस थ्योरम की। बहुत ध्यान से देखिए, इसके तीन कंसेप्ट हैं, इन्हें आपको अच्छे ढंग से समझना है। मान लीजिए, माना वास्तविक फलन f इज सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी और इसकी रेंज है r। तो ये जो ए बी है, इसका अर्थ है ये इसका डोमेन है f का, और जो r है वो उसका रेंज है। r का अर्थ है जो y की वैल्यू है वो, और जो x की वैल्यू है वो a और b है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, रोलिस थ्योरम द्वारा सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उसकी तीन शर्त आपको अच्छे ढंग से समझनी पड़ेंगी, 1, 2 और ये 3 शर्त। ठीक है, पहली शर्त है कि जो आपका फलन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस होने का मतलब इस ग्राफ से आप देखिए मैंने ये ए पॉइंट है, ये ग्राफ यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ ए से और बी तक गया, तो आप देखिए लगातार कंटिन्यूस है, इस तरीके से कंटिन्यूस है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ए और बी पर कंटिन्यूस है। ठीक है, ये होगी पहली शर्त जो रोलिस थ्योरम की है। अब दूसरी शर्त है कि जो f है वो ओपन इंटरवल ए और बी पर अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब होता है कि इस ग्राफ में कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए f(x) बराबर है मोड x। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें इस तरीके से एक शार्प पॉइंट आएगा। शार्प पॉइंट का मतलब होता है ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा। तो अगर इस फंक्शन पर इसका डिफरेंशिएशन 0 है तो प्रवणता भी 0 होगी। तो इसका हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय होने का मतलब होता है कि उस फंक्शन के ग्राफ पर प्रत्येक पॉइंट पर जब आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उस डिफरेंशिएशन का मान कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो अवकलनीय है ये ए और बी के बीच में जो वैल्यू है उन पर होना चाहिए, ए और बी पर नहीं, क्योंकि ए और बी आप ध्यान से देखिए ये दोनों शार्प पॉइंट है, तो इन पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती। बाकी इस बिल्लू वाले ग्राफ पर कहीं भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा लेना चाहें तो इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं खींचेगी। तो ये ए और बी के बीच की जितनी वैल्यू हैं उन सभी पर यह फंक्शन अवकलनीय भी है और सतत भी है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण कंडीशन, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन जो लैग्रेंज की मध्यमान प्रमेय है उसमें भी हैं, तो हमें कई बार क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू, यानी कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ए और बी के बीच में कम से कम एक वास्तविक संख्या सी इस प्रकार से जरूर हो जो रेंज आर में इस प्रकार से हो कि उस बिंदु पर, यानी कि उस पॉइंट पर एफ डैश सी का मान 0 हो। यानी कि इस ग्राफ पे एक बिंदु ऐसा जरूर हो कि उस बिंदु पर यदि आप अवकलन करें तो उस अवकलन की वैल्यू 0 हो जाए और वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हैं किसी क्वेश्चन में तो आप ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये रोली प्रमेय के द्वारा सत्यापित है।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहेंगे ये रोली फिर्मे के द्वारा सत्यापित नहीं है। ठीक है, अब दूसरी देखिए लैंग्रेज की थ्योरम। फिर मैं आपको एग्जाम्पल से कराऊंगा, फिर कुछ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखिए बेटा, लैंग्रेज की जो थ्योरम है इसमें पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि इसमें हुआ है वैसे इसमें। ठीक है, ये लैंग्रेज की पहली कंडीशन है। मैंने इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ है ये ब्लू वाला जो कर्व आप देख रहे हैं, ये इसका ग्राफ है। बस इसमें आप देखिए, इसमें ए और बी जो दो वैल्यू हैं उनके मान एफ ए और एफ बी आपस में बराबर नहीं है, जबकि आपने देखा इस वाले में बराबर होते हैं। अगर ये दो मान बराबर हैं तो आप समझ जाइए रोली थ्योरम है। अगर आप ये देखेंगे ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो समझ जाइए ये मध्यमान फिर्मे है। यानी इसी पॉइंट से ही आप क्लियर कर पाएंगे कि मुझे क्वेश्चन में अगर ये ना कहा गया हो कि रोली फिर्मे सत्यापित करनी है या लैंग्रेज की मध्यमान फिर्मे सत्यापित करनी है। देखिए कई बार क्वेश्चन में बच्चा कन्फ्यूजन पड़ जाता है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि रोली मध्यमान फिर्मे सत्यापित कीजिए, उसमें ये नहीं कहा जाता रोली फिर्मे करो या लैंग्रेज की मध्यमान फिर्मे करो। तो बच्चा समझता है कि लैंग्रेज की मध्यमान फिर्मे होती है, जबकि दोनों ही मध्यमान फिर्मे हैं। ये मध्यमान का मतलब बीच में एक सी पॉइंट जरूर है दोनों में ही। तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि भाई लैंग्रेज की करनी है या रोली की करनी है। तो आप अगर एफ ए एफ बी के बराबर आ जाता है तो रोली थ्योरम है, और अगर एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी आता है तो उस केस में आप देखेंगे, उस केस में हमारा जो है लैंग्रेज की मध्यमान फिर्मे है। ठीक है, अब इस पॉइंट को एक बार थोड़ा सा और क्लियर करिए कि इसमें एफ डैश सी बराबर 0 क्यों है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे आपने जो स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा जो ए बी रेखा है इसके समांतर है। और अगर आप ए के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। ठीक है, अब अगर ये रेखा इसके समांतर है तो डेफिनेटली ए बी की प्रवणता बराबर स्पर्शी की प्रवणता, यानी कि एम बराबर हो गया ए बी की प्रवणता। अब देखिए बेटा, अगर ए बी की प्रवणता हम लोग निकाल लेंगे तो हम जानते हैं फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पॉइंट हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को जूम करके देख लेना अगर आपको तो थोड़ा छोटा दिखाई दे। तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू भरोगे तो y2 माइनस y1 यानी कि एफ बी माइनस एफ ए ऊपर आएगा, और एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर है तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो और इसी m को कहते हैं एफ डैश सी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ डैश सी को 0 रखा है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए इसमें इस पॉइंट पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची, इसका नाम कुछ रख दीजिए L और M। तो इस L M रेखा की प्रवणता बराबर ए बी की प्रवणता। अब ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ए बी की प्रवणता निकाल लेंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अब देखिए ये जो प्रवणता है ये एल ए बी की है, बट ए बी रेखा किसके समांतर है, एल एम के। तो हम जानते हैं समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती हैं, तो इसीलिए एल एम की प्रवणता भी कितनी आ गई, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। और प्रवणता का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, यानी इस पॉइंट का जो डिफ्रेंसिएशन है, इस पॉइंट पर जो डेरिवेट है एफ डैश सी, उसका मान इतना आ गया। तो ये है मध्यमान फिर्मे की शर्त। अगर इस केस में सी जो आना चाहिए वो आना चाहिए ए और बी के बीच में। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को पहले 2-3 बार देखना और इस कंसेप्ट को क्लियर करना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू इसे समझते हैं। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया अंतराल 1,3 पर एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, रोले की फिर्मे को सत्यापित कीजिए। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये 2014 यूपी बोर्ड में आ चुका है। अब इसे समझिए आप लोग। तो मैंने आपको कहा कि जो फंक्शन बहुपदीय होते हैं वो दिए गए इंटरवल पर सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। तो आपको ये सेंटेंस ऐसे लिखना है, चूँकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है इसलिए एफ एक्स जो अंतराल आपको दे रखा है 1,3 मैंने यहाँ ए बी लिख दिया है, नीचे 1,3 लिख दिया है, इस पर सतत भी होगा और ओपन इंटरवल 1,3 पर अवकलनीय भी होगा। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चन को क्या पूरा करना है नहीं करना, तो इसका जवाब ये है कि आपको इसे डिटेल में नहीं करना है, बस इतना लिखना ही लिखना है।
तो ये जो है रोले की और मध्यमान दोनों की ही शर्त है, लेकिन फिलहाल मैं रोले प्रमेय सत्यापित करनी है तो मैंने इसमें लिख दिया कि जो कि रोले की प्रमेय की प्रथम व द्वितीय शर्त हैं। अभी इन दोनों शर्तों से ये सिद्ध नहीं होता कि इस क्वेश्चन में रोले की प्रमेय अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा एफ ए, यानी कि ए का मान है 1, इसकी वैल्यू चेक करिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू 0 आई। उसके बाद निकालिए एफ बी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू यानी कि एफ 3 यहाँ रख दीजिए फंक्शन में और इसे सॉल्व कीजिए, फिर से आप देखिए 0 आया। तो एफ बी और एफ ए की वैल्यू आपस में बराबर आई हैं जो कि 0 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में रोले की प्रमेय सत्यापित है। तो ये रोले की प्रमेय जो तृतीय शर्त है उसका एक भाग है ये कि दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा अभी भी क्वेश्चन में आगे एक पॉइंट और दिखाना होता है। अब आप इसका जो फंक्शन आपको दे रखा था इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ गया। अब आपको ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए। अब अंतराल 1,3 ओपन इंटरवल है, ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ है कि 1 और 3 के बीच में अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिस पर इस फंक्शन का अवकलन 0 हो। ठीक है, उस संख्या को फिलहाल में हमने c मान लिया। ठीक है, दोबारा सुनिए, 1 और 3 के बीच में एक संख्या आपको ऐसे निकालनी है जो 1 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, और उस संख्या पे अगर आप एफ डैश सी का मान निकालते हैं, अर्थात जो आपने एफ डैश एक्स करा है उसमें x के प्लेस पर वो संख्या रख देते हैं जो आप यहाँ से ज्ञात करते हैं, और उसके बाद एफ डैश सी का मान 0 आ जाता है, तो आपकी रोले की प्रमेय 100% सत्यापित हो जाएगी जो फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको लिखना अब अंतराल 1,3 में एक संख्या आर सी अवश्य होगी जिसके लिए एफ डैश सी का मान 0 होगा। तो जो आपने अवकलन करा था उसमें यहाँ c और यहाँ c रख दीजिए। देखिए यहाँ c आ गया, यहाँ c आ गया, उसके पश्चात इसे 0 रखिए। 11 या 33 और जोड़ गुना करके 33 जोड़ के 12 आवे, तो इसके फैक्टर ऐसा नहीं होने के आप सभी बच्चे जानते होंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो उस इक्वेशन के लिए ठीक है x बराबर होता है -b + -b² - 4ac/2a। उस फॉर्मूले की मदद से मैंने इसमें a b c की वैल्यू भरी हैं और उसके बाद इसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के पश्चात हम यहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए इसमें दो में ये जब जुड़ेगा या ये घटेगा, जब ये जुड़ेगा तो ये जो संख्या है ये 3 से छोटी रहेगी ओवरऑल, और जब ये घटेगा तो ये संख्या 1 से बड़ी रहेगी। दोबारा सुनिए, जब ये घटेगा तो 2 में से कुछ घटेगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक, बिल्कुल। उसके बाद जब ये पोर्शन इसमें जुड़ेगा, आप √3 का मान 1.732 यहाँ रख के उसे 3 से भाग देंगे कैलकुलेटर से, और यहाँ की डिजिट निकाल के 2 को एक बार जोड़िए इसके साथ और 2 को फिर घटाइए। फिर आप चेक करिए कि जो आप लोग प्राप्त करेंगे वो 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से आप ये कहेंगे कि आपका जो फंक्शन f(x) है वो a और b पर रोले प्रमेय द्वारा सत्यापित है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता ही रहता है। अब एक्सरसाइज करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, अब की बार देखिए, हमसे कहा गया कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मध्यमान प्रमेय वैसे जब आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लैंग्वेज की होगी। ठीक है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। आपको दे रखा है कि एक इंटरवल भी दे रखा है, ये 1,4 और f(x) दे रखा है। ठीक है, आइए तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर ये फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है, एक बहुपदीय फलन है, तो आपको लिखना है f(x) एक बहुपदीय फलन है, अतः f(x) अंतराल a b पर सतत व और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा। ठीक है, यही कंडीशन रोले की भी है। अब आपको पता करना है कि इसमें लैंग्रेज की थ्योरम आगे सिद्ध करनी है या रोले की थ्योरम सिद्ध करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ए निकाल लेंगे, यानी कि ये पोर्शन आपका ए है, ये वैल्यू आपकी बी है। तो एफ ए ज्ञात करा वो -6 आया, एफ बी ज्ञात करा वो भी वो -3 आया। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं।
अब ये वैल्यू अगर अलग अलग हैं तो ये फिर लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय की शर्त है। अब इसके पश्चात आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 2x माइनस के 4, यानी कि 2x माइनस के 4, ठीक है। उसके पश्चात इसमें c रख दीजिए x के प्लेस पर 2c माइनस के 4। अब आपको लिखना है अतः अंतराल ए बी में कम से कम एक वास्तविक संख्या c इस प्रकार अस्तित्व में है कि, ठीक है, कि एफ डैश सी बराबर हो एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। ये मध्यमान प्रमेय की शर्त है जो कि लैग्रेंज ने दी है। यहाँ बेटा एफ डैश सी का मान रख दीजिए, यहाँ एफ बी का मान रख दीजिए, यहाँ एफ ए का मान रख दीजिए, यहाँ बी और यहाँ ए, ये रे एफ ए और बी, और यहाँ से आपको एफ ए और एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू रखिए, उसके पश्चात इसे सॉल्व करिए और c निकालिए। देखिए c इसको कैलकुलेट करने के बाद आया 5/2 जो कि 2.5 होता है, और ये 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप लिख दीजिए अतः f(x) अंतराल 1,4 में मध्यमान प्रमेय द्वारा सत्यापित है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बार बार देखिए।